क्वेश्चन देखें, ये लिखा हुआ है फॉलोइंग एग्जांपल्स दैट आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी and are therefore outside the scope of IS 40। अच्छा, हमने ये भी लिखना है और ये भी लिखना है कि ये किसके स्कोप में आती है। फिर सबसे पहले लिखा है प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल, ये फिर IS 2 में है। प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट फॉर सेल इन द कोर्स ऑफ property acquired exclusively with a view of subsequent disposal in the near future। ये भी IS 2 है, क्योंकि आपने खरीदा ही इसलिए कि उसको बेचना है, खरीदा ही इसलिए कि उसको बेचना है। फिर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल, उसको बना के बेच देना है, IS 2। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, IS 16। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज, 16 फ्यूचर में जो इस्तेमाल करना है हमने। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंटली यूज एज ऑनर ऑक्युपाइड। प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉई, इंपॉर्टेंट, आपने अपने एम्प्लॉई को प्रॉपर्टी दी हुई है, चाहे आप उनसे रेंट लें या ना लें, फिर भी ये 16 है। अगर एक बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को बिल्डिंग दी हुई है, उनको रहने के लिए दी हुई है, चाहे उनसे रेंट भी ले रहे होंगे, फिर भी वो IS 640 में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप भी लिख लें। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल, मतलब आप उसके बेचने का इंतजार कर रहे हो, ये IFRS 5 होता है। इसका नाम है एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। क्या नाम है इसका? एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। आपके पास, आप बेचने के लिए रख के बैठे हो, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं है, आपका काम बेचना और खरीदना नहीं है। वैसे ही आप कहोगे यार ये प्लांट ना आप हम बेच देते हैं, उनको साफ सुथरा करके आपने साइड पे कर दिया। नहीं, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जो ऑनर की जात, यानी प्लांट एंड मशीनरी भी आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, व्हीकल आ सकता है। ऑक्युपाइड का मतलब क्या होता है? उसका अपनी मलकियत है, और मतलब बिजनेस की मलकियत है, और उसने उसको इस्तेमाल करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करे, वो जिधर मर्जी इस्तेमाल करे। अगर ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये लैंड और बिल्डिंग भी तो ऑनर ऑक्युपाइड है, लेकिन उसका पर्पस चेंज है। रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन है तो 40, और अगर रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है तो 60। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे आप गाड़ी किराए पे दे दो, आप कोई मशीन किराए पे देते हो, वो वाले IS 16 में आते हैं। लेकिन लैंड और बिल्डिंग अगर रेंटल के लिए हैं तो वो IS 40 में आते हैं। कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय से रेंट लेंगे तो IS 40 नहीं आएगा। नहीं, अगर एम्प्लॉय से रेंट भी लेंगे फिर भी वो IS 16 में बिल्डिंग आएगी। IS 40 के लिए स्पेसेस होना जरूरी है, रेंट मत देना। क्या हुआ? रेंट यानी किसी टेनेंट होने जरूरी है। टेनेंट को आप किराए पे दें, अपने एम्प्लॉय को किराए पे, क्योंकि एम्प्लॉय को आप वो फैसिलिटी दे रहे होते हो। टेनेंट कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय के अलावा, कोई रिश्तेदार, कोई हो, फिर कोई भी हो सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट जी। अगर एक बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको कैसे यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो? अच्छा, ये सवाल कहा, जरा सवाल सुने। सवाल ये है कि अगर एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन तो उसको किस में लिखेंगे? जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है वो हमेशा पहली बात कॉस्ट मॉडल पे होती है, उसके ऊपर और कोई मॉडल अप्लाई ना, फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई हो सकता है, ना रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है। दूसरा कि जब तक वो कंस्ट्रक्शन में रहती है वो IS 16 में रहेगी, क्योंकि वो रहती है सीवेप के अंदर, कैपिटल वर्क इन, और IS 40 के अंदर ऐसा कोई नाम ही नहीं है। IS 40 के अंदर तो दो ही नाम है, लैंड एंड बिल्डिंग, सीवेप का कोई नाम, और वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना जहां पर, वो बिल्डिंग नहीं है तब तक, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो। दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
डेवलप्ड, कंस्ट्रक्ट हो गई है। देखो ना, जब तक उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल ही नहीं है तब तक आप उसको नहीं लिख सकते। फिर भी जब बन जाएगी फिर जो यूज है उसमें ले जाए। चले जनाब, आ जाए रिकग्निशन प्रिंसिपल। एक बात मैंने आपको पहले से शुरू से बताई हुई है, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, डेवलप, हाँ, दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, डेवलप्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। चले जी, चले अब जरा खामोशी। रिकग्निशन प्रिंसिपल, एक बात आपने, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ बातें ऐसी हैं जो जिंदगी का असासा बनाकर लेकर चला करो। रिकग्निशन क्राइटेरिया किसी भी एसेट का हो, किसी भी एसेट का, वो दो ही होते हैं। जब उसका फ्यूचर कैश फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल, ये दो बातें होती हैं। चाहे पीपीई का रिकग्निशन क्राइटेरिया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो, चाहे आगे फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ोगे, इंटेंजिबल एसेट भी पढ़ोगे, जहां जहां भी पढ़ोगे ना, रिकग्निशन क्राइटेरिया दो बातों पर है। कहता जब उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू फ्लो इनटू द एंटिटी और कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल, इन दोनों में एक भी चीज मिसिंग है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अभी आप लोग कह रहे थे अंडर कंस्ट्रक्शन, भाई उसकी कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल नहीं है, क्योंकि अभी तो कॉस्ट लग रही है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें, द रिकग्निशन प्रिंसिपल इज सिमिलर दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेपर में नहीं ऐसा लिखना या डायरेक्ट लिखना है। And on investment property shall be recognized as an asset when and only when, या if and only if, ये दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। It is probable that future economic benefit associated with the investment property will flow to the entity। आप लोग लगाओगे रट्टा, ये फिर भूल जाएगा। समझो, it is probable, चांस है, प्रोबेबिलिटी है, फ्यूचर बेनिफिट, जो अगर देखिए एक चीज का आप फ्यूचर में बेनिफिट ही नहीं ले सकते, वो आपका एसेट कैसे हो सकता है? जैसे आप गाड़ी किराए पे ले आते हो, गाड़ी आपकी पोजेशन में भी है, लेकिन ये आज के लिए है, कल के लिए नहीं है, तो वो आपकी फिर प्रॉपर्टी भी नहीं है। कहते हैं इट इज प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, किसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का विल फ्लो टू द एंटिटी को मिले, एंटिटी को मिलेगा, तो फिर वो आपका एसेट है, वरना वो आपका एसेट, वो जिसका आपको बेनिफिट ही नहीं मिलना वो आपका एसेट भी। इसमें टोटल तीन बातें हैं। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसका? एसोसिएटेड विद, अगर यही क्वेश्चन होता ना पीपी का, एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल फ्लो टू द एंटिटी, एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। ये दो ही लाइनें आपको हर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में मिलेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी या शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ। पहला, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल फ्लो टू द एंटिटी, और द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड। डन। ये आगे उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखी हुई है, ये आप पढ़ ले। ये आपको कभी कभी कोई चीज पेपर में हल करते वक्त एडजस्टमेंट आ जाती है, एज इट इज रटा तो लगाना नहीं। लिखा हुआ है दीज कॉस्ट incurred initially to acquire the invested property and cost incurred subsequently to added the replacement part या service property। कहता है कि ये तो इनिशियल है, ये लिखा था कॉस्ट मेजर्ड रिलायबली, कहता है ये वो कॉस्ट है जिस पर हमने वो चीज खरीदी, और उसके बाद अगर आप कोई पार्ट उसका रिप्लेस करते हो या कुछ इस तरह का करते हो, वो भी उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। आपको पता है पार्ट अगर रिप्लेस किया जाए तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। ये हमने वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में पढ़ के आए हैं।
The cost of day-to-day service, repair and maintenance investment property should be charged to, कहता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, मतलब बिल्डिंग की सफाई करवाने का खर्चा, उसके बिजली के बिल, उनका सिक्योरिटी का खर्चा, वो सारे के सारे एसओपीएल में चार्ज होंगे। जो पहली दफा खर्चा आया वो सारा ऐड होगा, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर खर्चे आ रहे हैं वो किस में जाएंगे, एसओपीएल के अंदर। मतलब रेंट उसका, सॉरी, जो बिजली का बिल आ रहा है, या आप उसकी सफाई वगैरह कर रहे हो, या हर साल उसका कोई टैक्स पे कर रहे हो, वो सारा किस में आएगा, एसओपीएल के अंदर। पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हैव बीन थ्रू रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल द इंटीरियर वॉल्स मे बी रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल वॉल। In this case, the recognize the new part and de-recognize the, तो जैसे ऐसा होता है ना कि आप कोई पार्ट ही रिप्लेस कर देते, जैसे ये दरवाजा निकाल के एक नया दरवाजा फिट कर देते हो, वो कहता है जो पुराना दरवाजा है ना वो डी-रिकॉग्नाइज कर देंगे, और जो नए दरवाजे की कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे। मेजरमेंट, ये वही पुरानी बातें हैं। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन और मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन इनिशियल मेजरमेंट, और आफ्टर रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। चल ये हमारा फिर टॉपिक स्टार्ट हो गया। वो कहता है कि मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दो तरह के केस हैं जनाब मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। नंबर 1 केस इनिशियल मेजरमेंट, या इसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। दूसरा होता है जनाब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। या इसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। इनिशियल मेजरमेंट गजनफर कहां पर होती है, कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है, वो स्टार्टिंग में जो खर्चे नहीं आते, वो इंस्टॉलेशन खर्चे, वो जो हमने पढ़े हुए हैं, वो जो I-16 में पढ़े हुए हैं, वो सारे खर्चे। इसमें ज्यादातर क्या होता है, ट्रांसफर टैक्स। जब आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, उस वक्त कुछ प्रॉपर्टी टैक्स दिए जाते हैं। एक होते हैं हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना, वो एसओपीएल में आते हैं। एक होता है पहली दफा जब रिकॉग्निशन वाला पोर्शन आता है, उस वक्त जितने खर्चे होंगे वो सारे एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो अमाउंट आ जाएगी ना उसकी परचेज प्राइस, इसमें माइनस कर देंगे डिस्काउंट या रिबेट, और प्लस कर देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और इसमें प्लस कर देंगे अदर क्या, शिपमेंट कॉस्ट। तो चीको ये लैंड एंड बिल्डिंग है, इस बात का भी ख्याल रखा करो। एलसी चार्जेस, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बिल्डिंग, हम लैंड इंपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, अदर स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आता है। अब बनी बनाई बिल्डिंग ले आते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट
अच्छा इसमें और देख ले होता क्या है, जो कॉस्ट हम इग्नोर करते हैं मतलब वो कौन सा होता है, सबसे पहले होता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। अब इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है, भला आपने बिल्डिंग ले ली, अब बिल्डिंग पे आपका खर्चा तो आ रहा है, लेकिन अभी वो रेंट के लिए पूरी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो हो सकता है आपको शुरू शुरू में कुछ लॉस हो। क्या वो लॉस भी कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये बात है ना पूरी गौर से सुना करो, जब सवाल आता है ना जब से ये अकल अल्लाह दे देता है, जो बंदा कोशिश करता रहता है, ये बात हकीकत है, कोशिश करते रहो, फिर आपको ना ऐसा ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि आप पेपर उठाओगे और ऐसे समझोगे कि पेपर आप बैठोगे अभी 15 से 20 मिनट में ये सवाल हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना आपको चीजों का सही पता होना जरूरी है। बातें सिर्फ यही हैं जो हम आपस में कर रहे हैं। अब देखिए पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि अभी लेस कैपेसिटी के ऊपर बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से हमें इतना लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो क्या हम इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया ना, रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर आप उसका जो एडिशनल बिल्डिंग ऐड करोगे ना, यानी ऊपर एक पूरा पोर्शन बनवा लिया, वो ऐड करेंगे। आपने एक पूरा पार्ट ऐड कर रहे हो आप। हमने एक सवाल पढ़ा था शायद इसके अंदर पीपी के अंदर कि उसने ना अपनी बिल्डिंग एक्सटेंड करवाई है, उसके ऊपर 1 मिलियन का खर्चा आ गया, तो वो हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड किया था। तो अगर कोई पार्ट रिप्लेस करो या एक्सटेंड करो वो ऐड करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर के एक्सपेंसेस हैं वो हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने। तो शुरू शुरू में जितने खर्चे आएंगे वो ऐड कर देंगे, और क्या चीज ऐड नहीं करेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज ऐड नहीं करेंगे, मिस हैंडलिंग चार्जेस ये लिखने, बल्कि नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, नॉट वो ऐड करेंगे, नॉट ये नॉन फंडेबल टैक्सेस और लीगल एक्सपेंस वही तो है, नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ड्यू टू लेस कैपेसिटी यूज्ड। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ड्यू टू लेस कैपेसिटी यूज्ड। उसके बाद मिस हैंडलिंग चार्जेस। इससे क्या मुराद है? जैसे सपोज दैट बिल्डिंग है और उसमें वो आगे ऐसा होता है ना, विंडो के ऊपर छोटे छोटे शेड बने जाते हैं, वजन फल उसके ऊपर जंप लगाने लग जाए और वो शेड सारा टूट गया। अब वो जो ये मिस हैंडलिंग है ना, पता होना चाहिए उसको अपने वेट का भी और उसके स्ट्रेंथ का भी, तो उसको ऊपर नहीं चढ़ के खेलना चाहिए था, तो वो शेड टूट जाएगा, तो वो जो उसका खर्चा दोबारा पड़ गया वो एसेट की कॉस्ट में ऐड, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। और जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि घर में बच्चे क्रिकेट खेलने लग जाते हैं और विंडो का शीशा टूट जाता है, वो मिस हैंडलिंग है। पहले शीशा टूटता है फिर हड्डियां टूटती हैं, और अगर माँ के पैसों से बना हो फिर तो अब भी साथ ही टूटता है बच्चों के साथ। चले जी, वो ना घर में कोई भी चीज हो जाए ना तो चलो बर्दाश्त हो जाती है, अम्मा के जहेज की चीज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए बस फिर क़यामत आ जाती है घर के अंदर। पहले तो बंदे की वैसे ही बचपन में, यानी ऐसा अगर आप लोग बच्चे हो तो उस तब तो एक ही बात सुनने को गुजर जाती है कि वो उनकी अम्मी अबू ने कितने प्यार से वो चीज दी थी, ये सुनने को मिलता रहता है, उसकी खूबियां हो रही है। मैं कहता हूं ये जो दीन इस्लाम के अंदर लिखा हुआ ना जहेज एक लानत है, वो पता नहीं उस जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लानत है या नहीं लानत, लेकिन एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी लानत है, सच में ऐसा है। वो जब घर में ना उसकी कुछ हो जाए तब भी क़यामत, और उसकी खूबियां भी आपको सारी जिंदगी सुननी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कुछ ना ही लेकर आओ, अच्छा थोड़ा बहुत बुरा अच्छा अपना बना लो। हमारे हम वैसे हमें तब नहीं इस लानत का नहीं पता था,
पहले वाली लानत का पता था जिसको हम समझते हैं, तो मैंने सख्ती से मना किया कि जी हमने नहीं लेना चाहिए। तो हुआ ये कि अब मेरे इलाज का ना अपना फर्नीचर का बिजनेस, तो उनके पास ये मेरी वीडियो सुनने वाले कोई तो उसके लिए ना उन्होंने कहा जी आप बाकी हम मान लेते हैं सारी बातें, लेकिन फर्नीचर हम खुद देंगे। अब उन्होंने फर्नीचर दे दिया, वो ओरिजिनल लकड़ी का था क्योंकि उन्हें पता था वो चीज वाकई मजबूत है, और बाकी चीजें हमने खुद अरेंज की। अब सबसे पहले हम होम मिनिस्टर ने पहले कहा कि जो आपने अलमारी मंगवाई है ना, उसके जो है ना हैंडल, वो बड़े पुराने डिजाइन के हैं, अब मॉडर्न डिजाइन है, उसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर वो बेचारी को जब आप हाथ लगाओगे आवाज तो आएगी ना, वो हाथ कहते कि इसमें से आवाज आती है, इसका मटेरियल बड़ा हल्का है, सारा कुछ, मतलब जो जो चीजें मैंने खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी परफेक्ट नहीं थी उनकी नजर। अब उनकी तरफ से एक ड्रेसिंग और वो आया, यानी बेड, वो तो पता नहीं दुनिया में ऐसा नहीं जैसे नायाब चीज हो। बस अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि पता नहीं किस वजह से ना उनसे ना वो खोलते हैं ना ड्रॉ, तो उसके अंदर रेलिंग लगी होती है, वो रेलिंग उन्होंने नहीं लगाई, यानी भूल गया या पता नहीं, या मेरी तरफ से कोई अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली। अब वो ना वो फंस जाती थी, और जब भी वो खोलती थी ना, आज तक उन्होंने ये एतराज नहीं किया कि इसमें कोई मसला है। वो खप रही होती और मैं बैठे स्कूल से पीछे ना एंजॉय कर रहा था कि अगर वो मैंने खरीदा होता ना, जब जब उन्होंने ड्रॉ खोलना था ना, तब तब वो बात उन्होंने करनी थी, इसमें ये मसला है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो मैं कहता हूं कि ये वाकई लानत है, बंदे को कोई एक चीज, मैं तो वो एक बेड लेकर फंस गया हूं। अब मेरी कोशिश ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, मैंने उसको कितनी दफा ऑफर करवाया कि आप ना हम चेंज करते हैं फर्नीचर, हालांकि मुझे कॉस्ट भी पड़ रही है, सारा कुछ हो गया, लेकिन उनको उस फर्नीचर से मोहब्बत ही इतनी है, उनमें ऐसे लगता है कि उनके बाप का पसीना और पूरे घर का कुछ ना कुछ शामिल है, तो होता है। लेकिन ये है कि टेंशन सिर्फ ये होती है कि उसको मैं कुछ, मतलब ऐसा होता है कि मोस्टली बच्चे खेलते हैं तो ऊपर जंप शंप लगा लेते हैं, और मैं भी जब जाता हूँ ना तो बच्चे कहते हैं जी फाइट करनी है आपके साथ, वो ऐसे जो बच्चे खेलते हैं, मैं भी बेड पे बैठ जाता हूँ, वो फिर वो कहते हैं आप लोगों को पूरे घर के अंदर यही है कि अखाड़ा मिला है जहां आपने फाइट करनी होती है। वो बेड बेचारा वो कभी कभी थोड़ा सा हिलने उलने लग जाए तब भी हमारी शामत होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेड पे ही खेलें। तो ये इसलिए आप लोगों को मैं पहले नसीहत कर रहा हूं, नहीं कैश ले लेगा तो फिर तो आप बहुत फंस जाओगे, फिर तो वो उन्होंने कहना है कि जो इस घर में जो कुछ चल रहा है ना, वो उनके मरहूने मिन्नत चल रहा है, ये इन्होंने घर बनाया था उसमें हमारा कैश शामिल है, आप कुछ भी खरीदोगे या तो फिर आपको प्योर, वो कहते हैं ना बेइज्जती प्रूफ, कुछ नहीं पैसा आता जाए, बेइज्जती इज्जत की खैर आती जाती रहती है। चले जी, अच्छा चलो छोड़ो। हाँ जी, परचेज प्राइस, डिस्काउंट, रिबेट, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। हाँ जी इधर जरा वो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अभी आपका टाइम है। हाँ जी, ये जो लाइन के नीचे कॉस्ट है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐड करना। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में दो हिस्से हैं जनाब, एक हिस्सा है कॉस्ट मॉडल और एक हिस्सा है फेयर वैल्यू मॉडल। इसको रिवैल्यूएशन मॉडल कहना गलत है, उसमें क्या था कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें क्या है कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। अब यहां से मैं कहता हूं थियरी वाला पोर्शन हम खत्म कर दें, फिर अपने न्यूमेरिकल पे चलते हैं ताकि ये रीडिंग वाला मामला खत्म हो जाए। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, investment property shall be measured initially at cost plus transaction cost should be included। transaction cost में क्या आएगा, वो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कोई लीगल फी वगैरह वो। The cost of purchase investment comprises purchase price and directly attributable expenditures। मिसाल के तौर पर प्रोफेशनल फीस, लीगल सर्विस,
ट्रांसफर टैक्सेस या अदर ट्रांजैक्शन, मतलब बिल्डिंग खरीदते वक्त जो जो खर्चा आया। प्रोफेशनल फी मतलब कौन सी है, वो जो प्रॉपर्टी डीलर के पैसे हैं। अब आ जाते हैं द कॉस्ट नॉट इंक्रीज्ड। स्टार्टअप कॉस्ट, अब अनलेस नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू कंडीशन फॉर कैपेबल ऑफ ऑपरेशन। कहता है स्टार्टअप कॉस्ट, देखिए आपके पास बिल्डिंग तैयार है, अब मैं यहां पर ना कैफे बनाना है। अब कैफे बनाने के लिए उसको आपको सेटअप तो करना पड़ेगा ना कैफे का। वो कैफे का सेटअप बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग के लिए जरूरी नहीं था, वो तो कैफे के लिए जरूरी था। कल को आपने कहा जी कैफे बंद करते हैं या बिल्डिंग हम दे देते हैं एक बैंक को, अब बैंक वाले आएंगे, उन्होंने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज करना है। अगर उन्होंने बिल्डिंग में एडिशन वगैरह किया बिल्डिंग के अंदर तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बनाते वक्त ना, जैसे उन्होंने काउंटर लगाए, अपने टेबल्स लगाए, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। स्टार्टअप कॉस्ट ये इसको कह रही है। हाँ, अगर स्टार्टअप कॉस्ट बिल्डिंग को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, बिल्डिंग को, वो ऐड होगी। लेकिन अपने काम के लिए उसको जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई खर्चा आ रहा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड, बल्कि वो उसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर टैक्स के अंदर इनिशियल एक्सपेंडिचर के नाम से, वो इनिशियल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। उसके बाद है जी ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड बिफोर द इन्वेस्टमेंट अचीव प्लान ऑक्यूपेंसी की वजह से। कहता है कि कोई ऑपरेटिंग लॉसेस आ रहे हैं, वो प्रॉपर अभी पूरी हायर नहीं हुई, ये किसी भी वजह से शुरू में लॉसेस आ रहे हैं, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। एबनॉर्मल वेस्टेज इनकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग या डेवलपिंग द प्रॉपर्टी, बनाते वक्त कोई खर्चा वगैरह आ जाता है या बनाने के बाद कोई मिसहैंडलिंग की वजह से मसला आ जाता है, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। जी, आपने एक बिल्डिंग यानी बनाई और उसके खर्चे खुर्चे आपको आ रहे हैं, सफाई का कराने का खर्चा, कोई लीगल एक्सपेंस वगैरह, ओके 2 लाख रुपए लग जाते, लेकिन अभी लोग ही इतने नहीं आए, जितने लोग हायर यानी आकर रहने लग गए ना, वो उनसे आपका 1.5 लाख पूरा हो रहा है, तो आपको 50,000 का नुकसान हो रहा है। वो जो 50,000 का नुकसान है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो। हाँ, जब वो फुल बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो जाएगी, मतलब लोग रहने लग जाएंगे, फिर आपको फायदा होगा, लेकिन जो शुरू में नुकसान हो रहा है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं, तो फिर वो किधर जाएगा, एसओपीएल किधर जाएगा, एसओपीएल के अंदर। उसके बाद फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल, यहां पर लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात, इसको भी मजीद हमने डिस्कस करना है। ये जो पैराग्राफ है, अच्छा ये ना पैराग्राफ ऐसे सुनो कि फॉर लाइफ याद रहे, ये रट्टा नहीं लगाना, एक दफा सुनो और याद रहे। याद रखिए, अब ये आपका प्रोफेशन बन चुका है, तो जिस प्रोफेशन में आपको चीजें याद रहेंगी, अब कोई छोटे से छोटी वैल्यू भी ले लेना। हम एक क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो वही बंदा कामयाब रहता है जो अपने ऊपर काम कर रहा होता है, वरना आते हैं 2-4 मैच खेलते हैं और पता ही नहीं चलता किधर गए। तो जो बंदा अपने आप को इंप्रूव करता रहता है, ये चीजें आपको फॉर लाइफ काम आनी है, और वही बंदा कामयाब, सिग्निफिकेंट कामयाब होगा जिनको ये बातें याद रहेंगी। अब इस पैराग्राफ में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, द चूजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहली इंपॉर्टेंट बात, अब जरा गौर करें, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर सब हो सकते हैं ना। अब अगली बात सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है मैं बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दूं और व्हीकल के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगा दूं? क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हो सकता है? बल्कि होता है, हमने डिस्क्लोजर पढ़े हैं, किसी पे रिवैल्यूएशन मॉडल होता था, किसी पे, हाँ, वहां पर एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपके पास व्हीकल 4-5 है ना, उन सब पर एक मॉडल होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेहरान के ऊपर आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लो और वैगन आर के ऊपर आप कॉस्ट मॉडल लगा लो, ऐसा नहीं होगा। पूरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिफरेंट क्लासेस के ऊपर डिफरेंट मॉडल अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। आपके पास 4-5 बिल्डिंग है, सब पर या तो सब पर कॉस्ट मॉडल होगा या सब पर फेयर वैल्यू मॉडल होगा।
सब पर कॉस्ट मॉडल होगा या, अब जरा आगे बात सुनिए, अंग्रेजी भी मैं आपको समझाता हूं। वो कहता है कॉस्ट मॉडल तब तक कॉस्ट मॉडल ही नहीं रहेगा, सॉरी कॉस्ट मॉडल ही रहेगा जब तक कि वो बिक ना जाए या रिक्लासिफाई ना हो जाए। बिक ना जाए, चलो बिक गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। या रिक्लासिफाई, रिक्लासिफाई का मतलब ये है कि आप उसको IS 40 से निकाल के ना 16 में ना ले जाओ, तब तक कॉस्ट मॉडल ही रहेगा। और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो कब तक फेयर वैल्यू मॉडल रहेगा, जब तक के बेचना दो या उसको रिक्लासिफाई ना कर, तब तक फेयर वैल्यू मॉडल रहेगा। अब एक प्रॉब्लम आ गया, आपने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे, फेयर वैल्यू। लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, ऐसा पढ़ा है ना हमने। एक्सचेंज के केस को जरा याद करो जी, फेयर एक्टिव फेयर वैल्यू मेजरेबल यानी फेयर वैल्यू रिलायबल है या नहीं है। अगर रिलायबल है तो हम क्या करते थे, तो लेते ही रिलायबल है। कहता है अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है लेकिन आपकी 4-5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, कहता है उसके लिए एक्सेप्शन है कि आप कॉस्ट मॉडल पे रखें, उसके लिए एक्सेप्शन है कि हम कॉस्ट मॉडल पे रख लें। अब अगली बात वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, कहता है हाँ ठीक है कॉस्ट मॉडल पे रख लिया, बाकी 4 फेयर वैल्यू पे चल रही हैं, एक कॉस्ट मॉडल पे चल 2 साल गुजरे, जो कॉस्ट मॉडल पे चल रही थी उसकी अब फेयर वैल्यू मेजर्ड रिलायबल, मतलब अब उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल बन गई, साल बाद या 2 साल बाद, मतलब बाद में। कहता अब क्या उसको फेयर वैल्यू पे ला सकते हैं, तो अब नहीं ला सकते। एक दफा आप उसको कॉस्ट मॉडल पर लेकर चले गए, उसको दोबारा रीवैल्यूएशन मॉडल पे, सॉरी फेयर वैल्यू मॉडल पे, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर आपने एक दफा कोई मॉडल सेलेक्ट कर लिया उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो रिलायबल भी ना हो बाद में फिर भी नहीं चेंज, क्या, अगर पहले कॉस्ट लगाए ना कॉस्ट मॉडल ठीक है, वो रिलायबल नहीं और फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल फिर भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं फिर भी चेंज नहीं कर सकते। एक दफा जो आपने मॉडल सेलेक्ट कर लिया उसको चेंज एक सूरत में चेंज कर सकते हैं और एक सूरत में कोई प्रॉपर्टी किसी और मॉडल पे रख सकते हैं, सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस है। पहली ये है आपका फेयर वैल्यू मॉडल है और अगर किसी की फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा जा सकता है लेकिन वापस दोबारा उसको फेयर वैल्यू पे फिर, लेकिन अगर कोई चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज तो रहती कॉस्ट मॉडल पे, और कहता है जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप चाहे तो उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे ला सकते हो। ये बातें हम बाद में लिखते हैं, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ के, नहीं उसका मॉडल तो कॉस्ट मॉडल होता है, लेकिन जैसी कंप्लीट हो जाएगी फिर तो हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर आएंगे। पहले उसका मॉडल कॉस्ट मॉडल था तो हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे ला सकते हैं। आए जरा ये पढ़े, द चूजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। A voluntary change in the policy shall be made only if the change result is financial statement providing reliable and more relevant information। ये बात याद आई आपको, कहता है वो कंसिस्टेंसी की पॉलिसी लिखी हुई है। कंसिस्टेंसी में क्या होता था, हम चेंज नहीं कर सकते जब तक के IFRS रिक्वायर्ड ना करे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सच चेंज शैल बी रेट्रोस्पेक्टिवली, ये रेट्रोस्पेक्टिवली लफ्ज का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द IS 8, ये हम जाकर IS 8 में पढ़े। IS 40 states that the change from fair value model to cost model is unlikely to result in a more appropriate present। कहता है IS 40 कहता है कि भाई अगर ये चेंज करोगे ना तो रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है ये कहता है चेंज करो ही ना। चेंज करने की शर्त वही 2 ही है, रिक्वायर्ड बाय IFRS या कुछ, बाकी ये चीजें हम पढ़ते स्टार्ट करते हैं। ये चीजें जो बाकी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं ये अभी हम पढ़ेंगे तो शायद आपको उससे से समझ ना लगे, अभी ये हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ भी लगती जाएगी। हम वापस चलते हैं जनाब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे।
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल सेम एज, मतलब वही डेप्रिसिएशन, वही तरीका, ऐसे समझना है बस पीपीई की जगह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखना है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फाइंड करने का तरीका वही, मेथड वही, सब कुछ सेम। समझो कि है ही IAS 16, बस पीपीई नहीं लिखना, क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बाकी सब कुछ, डिस्पोजल का लेजर वैसे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर वैसे, जर्नल एंट्री वैसे, सब कुछ सेम। फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाए। अच्छा, कॉस्ट मॉडल होगा तो हम एसेट को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो क्या करते हैं? अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो क्या करते हैं? एसेट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी measured at its fair value, any change in fair value charge to SOPL, any change in fair value charge to SOPL। अच्छा, रीवैल्यूएशन में जो चेंज आता था वो भी एसओपीएल को चार्ज करते थे क्या या नहीं? उसमें जो सरप्लस आता था वो ओसीआई में चार्ज करते थे, जो लॉस आता था वो एसओपीएल को चार्ज करते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है? एनी चेंज, चाहे ज्यादा चाहे कम, एसओपीएल में। मतलब फेयर वैल्यू गेन हो या फेयर वैल्यू लॉस हो। नंबर 3, no depreciation charge in fair value model। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते। नो इंपेयरमेंट लॉस, आप लोगों ने इंपेयरमेंट लॉस का तो चैप्टर पढ़ लिया है ना? वहां पर उसके स्कोप में हमने एक बात लिखी थी कि IAS 40 के अंदर फेयर वैल्यू मॉडल में IAS 36 अप्लाई नहीं होता। याद आया? IAS 36 के अंदर जब हमने स्कोप पढ़ा था तो स्कोप के अंदर ये बात सीखी थी कि IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे इंपेयरमेंट टेस्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन ही नहीं होती। उसके बाद सपोज एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं ताकि पता चले हम पढ़ क्या रहे हैं। A building purchased rupees 400 million for rental purpose at 1/1/2022, useful life is 20 years, बल्कि 25 years लिख लो। फेयर वैल्यू is December 22 rupees 410 million, December 23 425 million, December 24
418 मिलियन। हाँ जी, सबसे पहले वो कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ IS 40 अंडर कॉस्ट मॉडल नंबर 1 और नंबर 2 अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल में भी हम कर लेते हैं चले, और फेयर वैल्यू मॉडल पे भी कर लेते हैं, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि लिखने से मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझ जाओगे कि अच्छा ठीक है, हालांकि है तो होता वही है, कॉस्ट मॉडल IS 16 ही होता है। फिर भी वो एक दिल की तसल्ली के लिए एक छोटा सा सवाल हम कर लेते हैं। जी, सबसे पहले कॉस्ट मॉडल में एंट्रीज पास कर लें। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 400 को 25 पे डिवाइड करो। पहले सवाल लिख रही है, कोई सवाल का मिसिंग तो नहीं आया किसी का? हो गया? कॉस्ट मॉडल में है जी 11 22 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट 400 मिलियन। ओके, अच्छा क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं बिल्डिंग टू बैंक? अगर मैं लिखूंगा ना बिल्डिंग टू बैंक लिख सकता हूं, लेकिन मुझे ब्रैकेट में हर हाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो PPE भी तो माना जा सकता है, उसमें भी तो हम बिल्डिंग टू बैंक लिख सकते हैं। तो वहां पर PPE लिखना इतना कंपल्सरी नहीं था, लेकिन जहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी साथ लिखना कंपल्सरी है। उसके बाद दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 16, दिसंबर 23 depreciation to accumulated depreciation 16, दिसंबर 24 depreciation to accumulated depreciation 16। और ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं इसे एक्सट्रैक्ट बनाना चाहूं तो हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आ जाएगी, हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आ जाएगी, और कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म। लेकिन हेडिंग में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आना है, हेडिंग में सिर्फ बिल्डिंग नहीं लिख सकते। कॉस्ट तो कॉस्ट ऊपर, हेडिंग में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख देंगे। अगर मैं ऐसे ही बना देता हूं डायरेक्ट जल्दी जल्दी से, देखें अगर मैं SOPL का लेजर यानी एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो वहां डेप्रिसिएशन आ जाएगी हर साल। अच्छा मैंने देखा है कि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि आप कुछ इस तरह से लिखा करें 2025 24 तक है, 25 तक है, 24 तक 2024 2023 2000 ये एक्सट्रैक्ट बन गया SOPL का, क्योंकि और तो एक्सपेंस है ही नहीं। SOFT यहां पर मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर नीचे लिख दूंगा कॉस्ट माइनस, कॉस्ट कितनी है उसमें 16 माइनस हो गया 380, फिर 400 उसमें 32 माइनस हो गया, फिर 400 उसमें 48 माइनस हो गया,
अगर ये IAS 16 का भी होता ना तो यही होता। तो कॉस्ट मॉडल इसका सेम है। अब आ जाए सारे, जरा ध्यान वापस लेकर आए अपना। मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे जाने लगा। हाँ जी, आपका एसेट था 400 का, 410 का हो गया। जब आपने 1122 को एसेट खरीदा तब क्या एंट्री पास की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, दिसंबर 22। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन तो लेते नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि 400 से आपका एसेट 410 का हो गया, 10 से एसेट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन या एसओपीएल। कितने से? दिसंबर 23। 410 से कितना हो गया? 425। कम हुआ ज्यादा? कितने से? 15 से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन या एसओपीएल क्रेडिट। कितना? आखिरी बात बट इंपॉर्टेंट, 425 से 418 कितना काम हुआ? 7 से। पहले गेन भी तो बढ़ा हुआ है। इसका कुछ वैसा नहीं करना जैसे सरप्लस में करते हैं, कोई रिवर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज फ्रेश। गेन है तो गेन, लॉस है तो लॉस, गेन है तो गेन, लॉस है तो लॉस। और सारे का सारा किसमें जाना है? एसओपीएल। इसमें क्या हो जाएगा? एसओपीएल डेबिट, या इसे क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट 7 से। अभी इसके एक्सट्रैक्ट में भी चले। मुझे नहीं आता ना, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करने लगा। हाँ जी, इसके अंदर क्या आएगा? एक आ जाएगा अदर इनकम, एक आ जाएगा अदर एक्सपेंस। वैसे पहले लिखते हैं, मैंने लिखा गया तो आप। हाँ जी, 2024, 2023, 2000 जी। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? गवर्नमेंट, और नहीं है गवर्नमेंट, फेयर वैल्यू। अच्छा, यहां ना एसओपीएल लिख देना, और फेयर वैल्यू यहां पर भी गेन आया, यहां पर भी गेन आया, यहां पर। अच्छा, यहां पर भी आप लॉस लिखकर ब्रैकेट में लिख सकते हो वैसे। यहां पर भी लॉस नहीं था, यहां पर भी लॉस नहीं था, यहां पर ये बन गया एसओपीएल का। ये समझ लग गई? वो इनकम एक्सपेंस उठाकर इसमें लिख दिए। एसओएफटी का मैं लिखवाऊंगा किसी न किसी से। दो 2022-24, 2023-2022 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किससे पूछना बताएं? जी बताएं जरा, किसने बताना है? फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ना सिर्फ फेयर वैल्यू उस डेट की उठाकर लिख देते हैं, 410, 425, 400, बस उस दिन की फेयर वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई चक्कर नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन होती नहीं है। गेन या लॉस जो है वो उसके अंदर प्लस माइनस हो चुका है, तो उस दिन की फेयर वैल्यू के उसके ऊपर लिख देते। ठीक है जनाब, चलें जी, बाकी फिर कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वही वो I-16 में जाएगा।
हमारा, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है ना, अगर आपने एम्प्लॉय के यूज में जो भी चीज आती है ना, वो आपका IS 16 है। हाँ, एम्प्लॉय के अलावा तो हमारी IS 2 में चली जाएगी ना। लेकिन अगर हमारा ये काम रेंट पे देना काम नहीं होता, सेल परचेज काम है ना, तो वो IS 2 है। अगर रेंट पे देना काम है तो IS 40 है, क्योंकि IS 40 ही तो रेंट पे देना है। सर अभी आपने बताया कि IS 40 के अंदर जो है हम मॉडल चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट मॉडल तक पहुंचेगा फेयर वैल्यू रहेगा, लेकिन अगर उसमें मेंशन किया हुआ है कि चेंज कर दिया है और प्रेजेंटेशन के लिए चेंज किया तो वो एक्सेप्टेबल।